नमस्कार। अब तक हम आपको संघ से संबंधित विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं अन्य तथ्यों से अवगत करा रहे थे और अब हम आते हैं आज से राज्यों के संबंध में उन्हीं विषयों को पढ़ाते हैं। राज्यों की विधायिका, राज्यों की कार्यपालिका और राज्यों के उच्च न्यायालय आदि, इन सब के बारे में बताते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब जब मैं ये पढ़ाऊँगा तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगा देंगे, कंसंट्रेट होकर सुन लेंगे, तो आपको बिल्कुल ना तो पेन लेने की ज़रूरत है और ना बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत है। खैर, ये समय की बर्बादी नहीं होती है, हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो कुछ हम आपको संघ के संबंध में बता चुके हैं, लगभग वही चीज़ें और वही शब्दावली है संविधान में राज्यों के संबंध में। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने राष्ट्रपति आपको पढ़ाया, तो कमोबेश राष्ट्रपति की जो वहाँ भूमिका है, कमोबेश वही भूमिका यहाँ पर राज्यपाल की है। जिन शब्दावलियों का प्रयोग वहाँ राष्ट्रपति के लिए हुआ है, वही शब्दावलियों का प्रयोग थोड़ा बहुत अंतर के साथ राज्यपाल के लिए हुआ है। वहाँ अटॉर्नी जनरल के लिए जो शब्द यूज हुए हैं, वही यहाँ पर एडवोकेट जनरल के लिए यूज हुए हैं। तो इसलिए बस आपको थोड़ा सा समय और कंसंट्रेशन देने की ज़रूरत है और आपकी गाड़ी पार हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं हम गवर्नर से, राज्यपाल से। जैसे शुरुआत होती है आर्टिकल 153 से। किससे? आर्टिकल 153 से। जैसे वहाँ का आ गया है, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडियन यूनियन, कुछ भी इस टाइप के शब्दावली वहाँ प्रयोग की गई है। यहाँ का क्या कहा गया है कि भारत के राज्यों का एक राज्यपाल होगा। इस क्या क्या आ गया अनुच्छेद 153 में? यही कहा गया है कि राज्यों में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। ध्यान रखिएगा, ये सब पूछा जाता है अनुच्छेद, ये सब कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा। ये इतनी बात कही गई है अनुच्छेद 153 में। और ये भी कही गई है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो दो, या मतलब ये मान के चलिए कि एक से अधिक, एक साथ कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी आपने देखा होगा कि लालजी टंडन जब भर्ती थे तो मध्य प्रदेश के वो राज्यपाल थे और अभी वो अस्वस्थ हो गए थे, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल को वहाँ का चार्ज दे दिया गया था। मैं उदाहरण इसलिए देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो अनुच्छेद 153 की केवल इतनी महत्वपूर्ण 2 बातें आपको याद रखनी है कि इसमें यह बताया गया है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा और कोई भी एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये हो गया आपका अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 154 में क्या कहा गया है संक्षेप में? जैसे वहाँ कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया ना राष्ट्रपति के लिए, वही बात 154 में यहाँ राज्यपाल के लिए कही गई है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? गवर्नर में निहित होगी। जिस तरीके से संघ का कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति है, उसी तरीके से राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल है। जिस तरीके से वहाँ संघ के सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, ठीक यहाँ पर सारे काम गवर्नर के नाम पर होते हैं। और जिस तरीके से वहाँ औपचारिक प्रमुख या कार्यपालिका का प्रमुख कौन है?
राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है, ठीक उसी तरीके से राज्य की कार्यपालिका समिति का प्रमुख कौन है? राज्यपाल है, वो राज्य का प्रथम नागरिक है। तो इस तरीके से ये बात कही गई है अनुच्छेद 154 में। ठीक, बहुत ज़्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, इतना ही संक्षेप में आपको बता दिया। और फिर आप तुलना कर लीजिए कि जो व्यक्ति यहाँ, जो चीज़ें यहाँ वहाँ राष्ट्रपति के लिए कही गई हैं, वही चीज़ें यहाँ राज्यपाल के लिए कही गई हैं। तो बस आपको थोड़ा अनुच्छेद याद रखना है, मुख्य हम बता देंगे कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उनको आप विशेष रूप से दिमाग में रखिएगा, और बाकी थोड़ा बहुत आप देखते रहेंगे तो आपके दिमाग में बने रहेंगे। आर्टिकल 155 आता है, बहुत पूछा जाता है। देखिए 153 और 155 में गड़बड़ मत करिएगा कि अब 155 क्या कहता है। 153 में तो कुल इतना कहा गया है कि राज्यों का राज्यपाल होगा। ठीक, अब आता है, जैसे आ जाता है कि किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति की बात कही गई है, किस अनुच्छेद में, तो वो है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति किसी भी राज्य के गवर्नर की नियुक्ति करेंगे, ये बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 155 में। अनुच्छेद 155 बहुत बार पूछा गया है। गवर्नर से संबंधित जितने अनुच्छेद हैं, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बार यही पूछा गया, अनुच्छेद 155। और अगर यह पूछ दिया जाए कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यों के लिए अपना उसका एक राज्यपाल होगा, तो अनुच्छेद 153। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाएगी, कौन करेगा, ये सारी बातें किसमें? अनुच्छेद 155 में। तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, जब हम ये कहते हैं कि प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि उनको राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं, भले उनका एक कार्यकाल है। जैसे अभी आप देखेंगे कि इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि जो राज्यपाल हैं वो अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक के लिए कार्य करेंगे, यानी उनका जो कार्यकाल है, जो उनकी पदावधि है, वो पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होगी। कितने? 5 वर्ष होगी। ठीक, लेकिन फिर भी ये भी कहा जाता है, जब ये भी हम कहते हैं कि प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि इनका जो कार्यकाल है, ऐसा नहीं है कि किसी भी स्थिति में इनको 5 वर्ष के पहले हटाया नहीं जा सकता। ये 5 वर्ष तो उनका मैक्सिमम कार्यकाल है। लेकिन प्रसाद पर्यंत काम करने का मतलब ये होता है कि इनको कभी भी हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो फिर भी अगर पूछ दिया जाए कि राज्यपाल की पदावधि क्या है, तो एक बार नियुक्ति में 5 वर्ष तक कार्यकाल करेंगे। और ये भी कहा गया है इसी अनुच्छेद में कि 5 वर्ष के बाद भी वो तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी आ करके गवर्नर का पद ग्रहण ना कर ले। बाकी आप जानते ही हैं कि इस्तीफ़ा तो कभी भी कोई भी दे सकता है, कोई रोक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें किस में कही गई हैं? अनुच्छेद 155 में कही गई हैं। इसके बाद गवर्नर संबंधित अनुच्छेद है एक, अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 ये कहता है कि राज्यपाल होने के लिए क्या योग्यताएं होंगी। तो याद रखिए, बहुत कम संभावना इस बात की है कि ये पूछा जाए कि राज्यपाल बनने की जो योग्यता किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद पूछे जाने की संभावना कम है। हाँ, ये पूछा जाएगा। इसमें 2 ही मुख्य रूप से बातें लिखी हैं कि वो व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है जो भारत का क्या हो, भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो ये पूछा जाता है कि राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु क्या है। तो राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु है 35 ईयर। लेकिन वह राज्यपाल से संबंधित ये योग्यताएं हैं, और ये योग्यताएं किस अनुच्छेद में है, इसकी पूछे जाने की संभावना कम है। इसी तरीके से अनुच्छेद 158 है, जिसमें ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर राज्यपाल बनता है तो उसको शर्तें क्या होती हैं, क्या शर्तें हैं राज्यपाल बनने की। तो जो शर्तें हैं
अनुच्छेद 158 में बताई गई हैं। 2-3 मुख्य बातें आपको बता दें हम कि ये कहा गया है कि जैसे राष्ट्रपति के लिए कहा गया था कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, तो इसी तरीके से राज्यपाल के लिए भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति राज्यपाल का पद धारण करेगा वो ना तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य होगा और ना ही राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होगा। और अगर वो संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है और वो राज्यपाल के पद की शपथ ले लेता है, तो ये मान लिया जाएगा कि जिस दिन से उसने राज्यपाल के पद की शपथ ली उसी दिन से उसने सदन में अपना स्थान रिक्त कर दिया है। और इसी अनुच्छेद में एक शर्त और बताई गई है कि राज्यपाल बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तो ये सेवा शर्तें आपको दिमाग में रखनी हैं, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि राज्यपाल के लिए जो शर्तें हैं वो किस अनुच्छेद में हैं, इसके पूछे जाने की संभावना कम है। अब आता है अनुच्छेद 159। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो शपथ है वो दी हुई है। आपको पता है कि बार बार मैं बताता हूँ कि भारत के जो कई महत्वपूर्ण संवैधानिक पद हैं उनके द्वारा जो शपथ दी जाती है वो संविधान की 3री अनुसूची में है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची में नहीं है। राष्ट्रपति का मैं बता चुका हूँ और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 159 में है। और अगर आप राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों की शपथ का प्रारूप काफ़ी मिलता जुलता है, सिर्फ कुछ शब्दों का फेर है। वहाँ संघ है तो यहाँ राज्य हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे और इतना भी अगर याद बना रखेंगे जितना मैं बता रहा हूँ तो भी आपका काम अच्छे से चल जाएगा। कि पहले बात ध्यान आपको रखना है कि जिस तरीके से भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, और चीफ जस्टिस की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक उसी तरीके से राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस की अनुपस्थिति में हाई कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश गवर्नर को उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। और जिस तरीके से राष्ट्रपति संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं, इनकी मैं थोड़ा अंग्रेजी आपको बता दूं। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड। तो ये शपथ लेते हैं संविधान और विधि के प्रिजर्वेशन की, प्रोटेक्शन की और डिफेंस की, कि वो संविधान और विधि का संरक्षण करेंगे, परिरक्षण करेंगे और प्रतिरक्षण करेंगे। और ये भी कहते हैं आगे कि वो जनता की सेवा और कल्याण में जो है रत रहेंगे। तो संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। और भारत की जनता की सेवा और कल्याण की शपथ राष्ट्रपति लेते हैं। ठीक उसी तरीके से राज्य की जनता और सेवा की कल्याण की शपथ जो है वो राज्यपाल लेते हैं। तो जो ये अनुच्छेद 159, तो राज्यपाल के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप या शपथ से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए वो किस में कवर होंगे, अनुच्छेद 159 में। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 162, महत्वपूर्ण है। और अनुच्छेद 162 में पूछा जाता है
और इसमें है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। जिस तरीके से वहाँ का आ गया था संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, तो यहाँ का आ गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो जिस तरीके से वहाँ का आ गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक सीमित होगा जिन विषयों पर भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, ठीक उसी तरीके से यहाँ ये कहा गया है कि राज्य का कार्यपालिका विस्तार उन विषयों तक सीमित होगा जिन विषयों पर विधि बनाने की शक्ति राज्य की विधायिका को प्राप्त है। मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि राज्य की विधायिका को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ होगा? राज्य सूची के विषयों तक होगा। और आप जानते हैं कि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है, और अगर दोनों के कानून विरोधाभासी हैं तो संसद का कानून लागू होता है। लेकिन चूँकि यहाँ समवर्ती सूची पर भी राज्य कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची के ऐसे किसी विषय पर बनाए गए राज्य के कानून के प्रशासन का अधिकार भी किसको होगा? राज्य की कार्यपालिका को होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि संघ सूची के विषयों को अगर छोड़ दिया जाए तो राज्य सूची और समवर्ती सूची के उन सभी विषयों पर प्रशासन करने का अधिकार जो है वो राज्य की कार्यपालिका को होगा, जिन पर की विधि बनाया है किसने? बनाने का अधिकार है राज्य की विधायिका को। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि देखिए, राज्यपाल कई मामलों में अपने विवेकानुसार काम कर सकता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, आगे और विस्तार से बता दूंगा मेंस के लिए आपको, कि राष्ट्रपति के पास अपने विवेक से काम करने के अवसर सीमित हैं। बहुत सीमित विषयों पर ही राष्ट्रपति को अपने विवेक से काम करने का अवसर मिलता है, लेकिन राज्यपाल को अपने विवेक से काम करने के बहुत सारे अवसर मिलते हैं। तो वो समस्त विषय जिन पर राष्ट्रपति अपने विवेक से काम करेंगे उनको छोड़ करके बाकी सारे विषयों पर राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और जिसकी नियुक्ति एक मंत्रिपरिषद होगी। जिस तरीके से वहाँ का आ गया है केंद्र के लिए, तो इसलिए यहाँ का आ गया है कि राज्यपाल को जो है उसको राज्यपाल को उसके कार्यों के संपादन में सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये बात किस में कही गई है? ये बात कही गई है अनुच्छेद 163 में। इसमें कही गई है अनुच्छेद 163 में। फिर बता दूं कि राज्यपाल को उसके कार्यों के संपादन में सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो मंत्रिपरिषद की बात किस में कही गई है? इसमें कही गई है आर्टिकल 163 में। इसके बाद आता है अनुच्छेद 164, और अनुच्छेद 164 में कहा गया है, अनुच्छेद इसलिए महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 164 में है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस तरीके से वहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, तो जो जो बातें वहाँ कही गई हैं वही सारी बातें लगभग यहाँ अनुच्छेद 164 में कही गई हैं।
बस शब्द बदल जाते हैं, संघ की जगह राज्य हो जाता है और राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल हो जाता है। जैसे वहाँ जो बातें कही गई, अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से कहें तो अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, जो यानी जिस तरीके से वहाँ कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, इसलिए यहाँ क्या कहा गया है कि मंत्री जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। मंत्री वही होगा जो राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है, और अगर वो सदस्य नहीं है तो मंत्री बनाया जा सकता है। जिस तरीके से वहाँ भी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं तो भी वहाँ मंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है, इस तरीके से यहाँ भी मुख्यमंत्री या मंत्री कोई बन सकता है, लेकिन बिना किसी सदन की सदस्यता के वो 6 महीने से अधिक रह नहीं सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री या मंत्री बना दिया गया है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है राज्य के, तो ये उसके लिए अनिवार्य है कि वो 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन का सदस्य बन जाना था, फिर वो अपने पद पर नहीं रहेगा। ये सारी बातें किसमें कही गई? 164 में। और वही 164 में भी कहा गया है कि जो मंत्रियों की संख्या है, जो कि संविधान संशोधन के द्वारा ये कर दिया गया है कि 91वां संविधान संशोधन की मंत्रियों की जो संख्या है वो राज्य विधानसभा की, विधानमंडल के नहीं कहा गया, ध्यान रखना। जैसे वहाँ लोकसभा कहा गया है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है तो पता चला विधानमंडल लिख दिया जाए और आप सोचें कि यार हमने तो क्वेश्चन सही कर दिया है। विधानमंडल अलग शब्द है, विधानमंडल में विधान परिषद भी आ जाएगी, लेकिन यहाँ जब कहते हैं विधानसभा, जैसे वहाँ कहा गया है कि संघ में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सहित। तो यहाँ भी ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री सहित राज्य के मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर कोई राज्य है, बहुत सारे छोटे राज्य हैं जैसे, तो पता चले वहाँ 15% बहुत कम आता है, तो उनके लिए व्यवस्था कर दी गई है कि वो अधिकतम कितने कर सकते हैं? 12 नहीं होगी, और अधिकतम जो है वो छोटे छोटे राज्यों के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन दे गया है। अब गोवा में 40 विधानसभा है और 40 का 15% निकालो तो 6 ही होता है, और 6 से काम नहीं चलेगा। इसलिए ऐसे राज्यों के लिए कह दिया गया है कि वहाँ अधिकतम कितने हो सकते हैं? वहाँ अधिकतम 12 सदस्य जो हैं वो मंत्री बनाए जा सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित। तो ये दोनों बातें किस में कही गई हैं? ये कही गई हैं अनुच्छेद 164 में। अब आते हैं आज के इस वीडियो के अंतिम अनुच्छेद पर, अनुच्छेद 165 पर। अनुच्छेद 165 भी बहुत पूछा जाता है, और अनुच्छेद 165 इसलिए बहुत पूछा जाता है कि बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आपने अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 88 आपको याद है, मैं सिर्फ इसीलिए बताता हूँ कि अब हमें बहुत ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। आप अनुच्छेद 76 याद रखिए, अनुच्छेद 88 याद रखिए, ठीक? तो बस यहाँ पर आप याद रखिए 76 की जगह क्या आ जाएगा? 76 की जगह 165 आ जाएगा। वहाँ महान्यायवादी था तो यहाँ आ जाएगा महाधिवक्ता। क्या आ जाएगा? महाधिवक्ता। वहाँ थी अंग्रेजी अटॉर्नी जनरल, यहाँ अंग्रेजी है एडवोकेट जनरल। कौन? एडवोकेट जनरल, ठीक। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति अनुच्छेद 165 में है, और नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे। और ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति महाधिवक्ता के पद पर की जाएगी जिसमें उस राज्य के हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। वहाँ क्या था? वहाँ था सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता हो। महाधिवक्ता जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करेगा। और याद रखिएगा कि जिस तरीके से भारत सरकार का जो है वो विधिक मामलों में, विधिक स्वरूप के मामलों में परामर्श देने वाला न्यायिक अधिकारी है, ठीक उसी तरीके से जो बातें वहाँ एडवोकेट जनरल के लिए अनुच्छेद 76 में लिखी हैं, वही सारी बातें अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के लिए लिखी हैं, ठीक। तो ये वो संघ सरकार का विधिक मामलों में परामर्श देने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है, सबसे बड़ा अधिकारी है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अटॉर्नी जनरल की जगह कौन है? महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल है। जो वहाँ अटॉर्नी जनरल का काम है वही यहाँ पर क्या है? एडवोकेट जनरल का काम है। तो अगर आप अटॉर्नी जनरल के काम याद रखे हैं
तो एडवोकेट जनरल के काम आपको अपने आप याद हो जाएंगे। वहाँ जहाँ संघ है वहाँ राज्य कर लीजिए, अटॉर्नी जनरल की जगह एडवोकेट जनरल कर लीजिए, बाकी सब काम वही है। तो इस तरीके से ये एडवोकेट जनरल हो गया। बहुत पूछा जाता है कि एडवोकेट जनरल जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो एडवोकेट जनरल जो है अनुच्छेद 165 में है। और एक हम अनुच्छेद बताना आपको भूल गए, ये भी बता दें, अनुच्छेद 161 और अनुच्छेद 161 का संबंध जो है, जिस तरीके से अनुच्छेद 72 है राष्ट्रपति के संबंध में कि कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति जो है वो जो अनुच्छेद ध्यान ये रखना है कि जो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी गई हैं, वही अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को शक्तियाँ दी गई हैं। बस फर्क इतना है कि वहाँ ध्यान रखिएगा कि वहाँ जो राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ दी गई हैं वो संघ सूची के विषयों से संबंधित मामलों पर दी गई हैं और मृत्युदंड के सभी मामलों पर दी गई हैं और सेना न्यायालय से संबंधित सभी मामलों पर दी गई हैं। और यहाँ जो राज्यपाल की शक्तियाँ हैं वो राज्य सूची के विषयों तक हैं, ठीक है, उन विषयों तक सीमित हैं जिन पर राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। और राज्यपाल को किसी भी दशा में, हम आपको बता चुके हैं कि वो 2 अधिकार जो राष्ट्रपति को दिए गए हैं, यानी मृत्युदंड के मामले में और सेना न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के मामले में, ये शक्तियाँ सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को हैं। राज्यपाल को इस संबंध में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। कोई व्यक्ति अगर राष्ट्र सूची के संबंध में अपराध करता है और उसको फांसी होती है, तो उसके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर वो अपील करने के लिए जाएगा तो राज्यपाल के पास क्षमा के लिए नहीं जा सकता है। वो जाएगा तो कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो इस तरीके से राज्यपाल को भी जो है वो शक्तियाँ दी गई हैं अनुच्छेद 161 में जो राज्यपाल को अनुच्छेद 72 में दी गई हैं, लेकिन राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति की तुलना में सीमित हैं। और इस तरीके से हमने आपको इस वीडियो में राज्यपाल के बारे में बताया, महाधिवक्ता के बारे में बताया। अगली वीडियो में इसके आगे पढ़ाएंगे हम। थैंक यू।